नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं आपदा जल एवं आपदा प्रबंधन के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी जो भूकंप है भूकंप के बारे में कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं सुनामी के बारे में, सुनामी, और इसके बाद हम देखेंगे बाकी अन्य जो आपदाएं होती है, प्राकृतिक आपदाएं, उनको हम देखेंगे। सुनामी को इंग्लिश में इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि टी साइलेंट रहता है, बाकी सुनामी आप जैसे कि वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है। अब सुनामी होती क्या है, जैसे मान लीजिए विभिन्न भूगर्भिक जो घटनाएं होती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, उसके कारण जो महासागरों का जल है उसमें काफ़ी तेज गति आ जाती है। मतलब इतनी तेज गति आ जाती है कि काफ़ी, मतलब हम बोल सकते हैं 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति आ जाती है, और वो मंद किनारे पे जाकर ढीली हो जाती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है। देखिए ऊपर की ओर उड़ गई, और जो किनारे वाला भाग है, मतलब जो तटीय क्षेत्र रहता है, रहवासी क्षेत्र रहता है, वहाँ पे बहुत सारा जनधन की हानि वो पहुँचाती है। जैसे मान लीजिए इधर वाला पूरा क्षेत्र में यहाँ पे क्या हो गई, सुनामी आ गई, तो काफ़ी बाढ़ का सामना वहाँ करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे घर जो है, घर भवन बिल्डिंग ये ध्वस्त हो जाते हैं, बहुत सारे जान माल की यहाँ हानि होती है। तो इस प्रकार सुनामी काफ़ी घातक होती है। अब सुनामी को अगर बोले हम, तो सुनामी एक प्रकार से देख सकते हैं हम, देखिए ये इस प्रकार से जो जापानी शब्द है, जापान में खास करके ये देखने को मिलती है, क्योंकि जापान के किनारे हम बोल सकते हैं, जापान जो है प्रशांत महासागर में है। तो ये देखिए सुनामी, इसका जो है एक प्रकार है, ऐसा हम बोल सकते हैं, और ये एक प्रकार का क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है। अब अर्थ क्या होता है, अर्थ इसका होता है बंदरगाह की लहरें। ठीक है, बंदरगाह लहरें। अब बंदरगाह लहरें क्यों बोला जाता है, ये बंदरगाह लहरें इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ही ये आती है तो किनारे में जो बंदरगाह होते हैं, जहाँ पर जहाज का रुकने का स्थान होता है, उनको नष्ट कर देती है, इसलिए इनको बोला जाता है बंदरगाह लहरें। ठीक है। अब सिंपल अगर बोलें तो बहुत लंबी ये होती है, लंबी व कम कंपन वाली समुद्री लहरें होती है, जो कि महासागरीय जो भूकंप है उनके प्रभाव से उत्पन्न होती है। इनका जो ज्वारीय तरंग से कोई संबंध नहीं होता। सुनामी लहरों के साथ साथ जल की जो गति है संपूर्ण गहराई तक होती है, इसलिए ये अधिक एक प्रकार से प्रलयकारी और विध्वंसकारी होती है। खुले सागरों की अगर बात करें हम, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ नीचे एक प्रकार से भूकंप आया है। ठीक है। तो यहाँ भूकंप आने के पश्चात क्या हुआ, एक बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ है, बदलाव ये हुआ है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो समुद्र का जो पानी है उसमें एकदम से तेज गति आ गई है, यानी कि वो ऊंची लहरें यहाँ पैदा हो गई। देखिए ये जो है एक प्रकार से जो भूकंप है उसके कारण जो लहरें हैं उनकी एक गति में एक प्रकार से बहुत तेजी आ जाती है। जैसे 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलती है, और चलते चलते एक स्थान पर जाकर, जहाँ जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे वो पहुँचकर धीमी हो जाती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है। ऊपर की ओर उड़ जाती है तो जो रहवासी क्षेत्र है, किनारे जो तटीय क्षेत्र है, उसको काफ़ी मात्रा में ये नष्ट कर देती है। तो इसको हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, सुनामी बोल सकते हैं। जैसे खास करके आप देखो तो यहाँ इंडोनेशिया के किनारे हम देख सकते हैं, बर्मा प्लेट जो है, यहाँ पे हमको अधिकेंद्र देखने को मिलता है सुनामी का। ठीक है। सुनामी का अधिकेंद्र क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी भूकंप की मात्रा काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। तो ये सुनामी जो है यहाँ से निकलकर जो भारत है, भारत के कुछ क्षेत्र को भी, यहाँ पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, इनको काफ़ी अधिक क्षतिग्रस्त पहुँचाती है, क्षति पहुँचाती है एक प्रकार से। जैसे देखिए एक सुनामी आई थी, प्लेट विवर्तनिक भूकंप, 26 दिसंबर 2014 को एक सुनामी आई थी, उसके कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए ये इंडोनेशिया, सुमात्रा को, मतलब जो इंडोनेशिया के अंतर्गत सुमात्रा द्वीप है वहाँ पे देखने को मिली। आसपास देख सकते हैं मलेशिया है। इसके बाद इधर जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यूनियन टेरिटरी, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ भारतीय प्लेट है। ठीक है। तो ये आपस में टकराव के कारण यहाँ हमको जो है सुनामी देखने को मिलती है। कहाँ पे, हिंद महासागर में। हिंद महासागर कहाँ है, हमारे जो भारत है, भारत के जस्ट नीचे है। ठीक है। तो ये हमने देखे सुनामी के बारे में कुछ चीज़ें। और ये खुले सागरों में एक प्रकार से तरंगों की ऊंचाई अगर की बात करें, खुले सागर मतलब नॉर्मली जहाँ जो महासागर वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 मीटर होती है ऊंचाई। कितनी होती है, 1 मीटर होती है। परंतु जब ये तटवर्ती उथले जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए भारत के किनारे, जैसे खुला सागर है हिंद महासागर, तो वहाँ 1 मीटर दिखाई देगी। और अगर भारत के तटवर्ती क्षेत्र में ये पहुँचती है तो उथले क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण इनकी ऊंचाई में असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिससे हम बोल सकते हैं काफ़ी कम समय में ये महान विनाशकारी रूप धारण कर लेती है, मतलब काफ़ी विनाश करके जाती है। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के फलस्वरूप, मतलब जो अभिसरण वाला क्षेत्र होता है उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। और सुनामी लहरें की दृष्टि से एक प्रकार से अगर देखें तो प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब प्रशांत महासागर जैसे मैंने बताया, वहाँ पे आपको रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा। रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, मतलब वहाँ पे एक जो है आसपास रिंग बन जाता है।
ठीक है। फायर मतलब एक ज्वालामुखी का एक प्रकार से गोल चक्र बन जाता है, रिंग बन जाता है, इसके कारण उसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा हमको सुनामी की प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक बोल सकते हैं। और यहाँ पर अक्सर ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते रहते हैं, और इस हमने देखे हैं इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा सुनामी तूफान आते हैं, परंतु अन्य महासागर भी एक प्रकार से इससे अछूते नहीं हैं। अन्य महासागरों में भी इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिलते जाती है। इसी के फलस्वरूप हम देख सकते हैं इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, जैसे कि हमने यहाँ बात करी है, देखिए इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एशिया का मैप है, एशिया के मैप में आपको नीचे आपको इंडोनेशिया नज़र आ रहा है, ये देखिए इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में ही आपको सुमात्रा द्वीप देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब सुमात्रा द्वीप में हम देख सकते हैं यहाँ पर 26 दिसंबर 2004 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर की तली के नीचे एक सुनामी उत्पन्न हुई, और उसकी लहरों से एक प्रकार से देखें तो काफ़ी भयंकर तूफान आया था। तो उसके कारण जो है काफ़ी क्षति देखने को मिली थी हमको। यह जो है भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के नीचे छुपन का परिणाम था, ठीक है। देखिए जो भारतीय प्लेट थी और बर्मा प्लेट आपस में टकराई, और उसी के परिणाम स्वरूप ये सुनामी हमको देखने को मिली इंडोनेशिया के अंतर्गत, जिसकी क्षति भारत के अंतर्गत भी देखने को मिलती है। भारतीय अगर देखें तो यहाँ देखिए जो भूकंप है, भूकंप की तीव्रता यहाँ पे हमको कितनी देखने को मिली थी, 8.9 मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब इसकी तीव्रता हम बोल सकते हैं इस प्रकार थी, जिसके कारण जो है काफ़ी प्रलयकारी मतलब विनाशकारी जो सुनामी है, लहरें यहाँ पे उत्पन्न हुई, जिसमें हम देख सकते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और भारत सहित अगर देखें तो कुल जो 11 देश है इसकी चपेट में आए थे इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप में जो सुनामी आई थी उसमें। भारत के अंतर्गत देखें तो तमिलनाडु नीचे की ओर देख सकते हैं, तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था, ठीक है। भारत के अंतर्गत मतलब ये तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इसमें एक जिला जो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्षतिग्रस्त निकला यहाँ पे। और केरल, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी काफ़ी प्रभावित रहे। इस भयंकर सुनामी से लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और अरबों डॉलर की जो संपत्ति है वो भी यहाँ पे नुकसान देखने को मिला हमको। साथ ही देख सकते हैं हम जापान के उत्तर पूर्वी तट पर यहाँ जो सुनामी देखने को मिली 11 मार्च 2011 को 11 मार्च 2011 को एक प्रकार का जो है भूकंप आया था, और भूकंप के बाद सुनामी की लहरें उठने लगी, तो काफ़ी विनाश देखने को मिला यहाँ पे भी। जापान कहाँ पे है, जापान की अगर बात करें तो ये एशिया का मैप है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जापान आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये मैप में आप देख सकते हैं जापान, और जापान का पूरा ये मैप है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फुकुशिमा दाइची जो संयंत्र है वो भी आपको जापान में देखने को मिला है, वो भी हम देखने वाले हैं। अच्छा, इसकी जापान के उत्तर पूर्वी तट की तीव्रता कितनी थी, 9.0 यानी कि 9 मैग्नीट्यूड थी, है ना। अब इसके बाद अगर देखें तो भूकंप का केंद्र जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ पर देखा जाता है, मतलब टोक्यो के किनारे 373 किलोमीटर लगभग जो पूर्वोत्तर है उसमें देखने को मिला, और समुद्र तल से ये 24 किलोमीटर की गहराई में था। सुनामी लहरें घर, कारें, जो अन्य संपत्तियाँ होती है, छोटी छोटी बड़ी नौकाएँ जो होती है, तो जो बड़े बड़े एक प्रकार से जो पोत होते हैं, जहाज होते हैं, वो सारे इस सुनामी के अंतर्गत बह गए। इस प्राकृतिक आपदा से जापान में हजारों लोग मारे गए, भारी मात्रा में आर्थिक क्षति देखने को मिली। जापान में भूकंप और सुनामी के चलते जो फुकुशिमा दाइची जो संयंत्र है उसमें भी विस्फोट के चलते रेडियोधर्मी रिसाव होने लगा, और यह यूक्रेन के जो चेर्नोबिल परमाणु हादसा है उसके बाद का सबसे भयानक हादसा माना जाता है। तो हम देखने वाले हैं फुकुशिमा दाइची संयंत्र, ये भी जापान में है। तो आप देख सकते हैं, देखिए जापान में आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये आपको यहाँ पे जो जापान वाला एरिया, जापान में आपको फुकुशिमा दाइची संयंत्र देखने को मिलता है। अब ये घटना कब घटित हुई, ये घटना घटित हुई यहाँ पे 14 मार्च को। अच्छा देखिए 11 मार्च को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर यहाँ भूकंप और सुनामी देखने को मिला, उसी के कारण हमको इसके परिणाम स्वरूप फुकुशिमा दाइची संयंत्र में ये घटना देखने को मिली। कब, 14 मार्च को, 14 मार्च 2011 को, मतलब इससे 3 दिन बाद जो जापान के उत्तर पूर्वी तट पर जो भूकंप और सुनामी आया तो उसके 3 दिन बाद हमको फुकुशिमा दाइची संयंत्र में जो है हाइड्रोजन का विस्फोट देखने को मिला। इसके कारण विश्व इतिहास में पहली बार जापान ने परमाणु आपातकाल की घोषणा की थी, ठीक है। जो रिंग ऑफ फायर है, मतलब जो प्रशांत महासागर है उसमें रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ये जापान स्थित है, उसी के कारण जापान भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। प्रशांत महासागरीय प्लेट व जापान सागर जो प्लेट है उसके अभिसरण के कारण ये जो है इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बनती है।
जिससे हम देखें यहाँ पे जो स्थिति है, इसके कारण ज्वालामुखी व भूकंप की घटना सामान्य रूप से यहाँ देख सकते हैं। 2011 का जो भूकंप और सुनामी, उससे जापान की अर्थव्यवस्था काफ़ी और जनजीवन और अर्थव्यवस्था काफ़ी तरह मतलब काफ़ी बुरी तरह अस्त व्यस्त उसमें हो गई, मतलब काफ़ी अस्त व्यस्त कर दी उसने। तो ये हमने देखे कुछ घटनाएं सुनामी से रिलेटेड। अब हम देखने वाले हैं सुनामी के कुछ प्रभाव, जिसके कारण सुनामी मतलब एक प्रकार सुनामी किस किस प्रकार से क्षतिग्रस्त पहुंचाती है, किस किस प्रकार से घातक होती है, तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं, देखिए बृहद पैमाने पर जनजीवन की हानि यहाँ देखने को मिलती है, संपत्ति की हानि देखने को मिलती है, पर्यटन उद्योगों की हानि, बंदरगाहों की तबाही, पुनर्वास की समस्या। तो चलिए एक एक करके यहाँ समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें बृहद पैमाने पर जनजीवन की हानि, तो अगर सुनामी की चपेट में लोग आ जाते हैं, मतलब सुनामी की चपेट में आते हैं, तो लाखों लोग जो है मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें 2004 की, 2004 में आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में एक सुनामी आई थी, जिसमें लाखों लोग यहाँ पे जो है मृत्यु के मुंह में समा गए, और बहुत सारे लोगों को तो बेघर होना पड़ा, मतलब अपने घरों का मतलब एक प्रकार से घर बह गए। तो सिंपल सी बात है, वहाँ बेघर उनको होना पड़ा। उसके बाद अगर देखें संपत्ति की हानि, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सुनामी में एक प्रकार से जो संपत्ति है उसकी अपार हानि देखने को मिलती है। सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें क्या होती है, बड़े बड़े जो भवन होते हैं उनको बहा कर ले जा लेती है। ठीक है, मालवाहक जो जहाज होते हैं वो भी सुनामी के अंतर्गत हमको बहते हुए या फिर नष्ट होते हुए नजर आते हैं। तटवर्ती मतलब जो किनारे पे जो बाजार लगते हैं, समुद्र के किनारे पे जो रहवासी क्षेत्र वहाँ बाजार लगते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो सड़कें यहाँ पे नष्ट हो जाती है, मोटर गाड़ियाँ नष्ट होती हुई नज़र आती है, ये सारी चीज़ यहाँ पे तबाह हो जाती है। जैसे कि 2004 की बात करें, 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, भारत में भी हज़ारों करोड़ लोग मतलब जो हज़ारों करोड़ की जो संपत्ति उसका नुकसान हुआ। सुनामी का सबसे बुरा प्रभाव तटवर्ती क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, जहां लोग दोबारा से घर बनाने की हिम्मत नहीं करते। इसके बाद देखें पर्यटन उद्योगों की हानि यहाँ पर देखने को मिलती बड़ी मात्रा में। तो पर्यटन उद्योगों जैसे कि जो तटवर्ती जो इलाके हैं उसमें जो पर्यटक आते हैं वो भी यहाँ पे मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे में विदेशी पर्यटक इन इलाकों में आने से कतराते हैं, तो ये भी हमको देख सकते हैं, इससे काफ़ी हानि होती है। जो कभी सुनामी ग्रसित रहे थे जिससे पर्यटन उद्योग को नुकसान हुआ है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में पर्यटक आना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा बंदरगाहों की तबाही, जैसे कि आपने देखा है बड़े बड़े जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह समुद्र के किनारे होते हैं, और सुनामी अगर आई तो बंदरगाहों का यहाँ पे काफ़ी नुकसान या फिर उनको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो ये बंदरगाह नगर जो होते हैं एक प्रकार से काफ़ी मात्रा में सहायक होते हैं, खास करके अगर देखें आयात और निर्यात के लिए। ठीक है, मतलब आयात निर्यात के लिए काफ़ी सहायक होते हैं, एक जगह से माल लाने और ले जाने के लिए। सुनामी के आने से कई जहाज सहित जो है बंदरगाह तबाह हो जाते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में आर्थिक क्षति देखने को मिलती है। उसके बाद पुनर्वास की समस्या, जब सिंपल सी बात है लोगों का आवास और जो भवन बिल्डिंग जो सारी चीज़ बह जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो इससे काफ़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। और सुनामी प्रभावित लोगों के लिए एक प्रकार से खाद्यान्न, साथ में हम देख सकते हैं घर, उसके बाद उनका व्यवसाय, ये सभी व्यवस्था करने के लिए सरकार को पुनः करोड़ों रुपए का यहाँ पे आर्थिक दबाव पड़ता है। तो इससे एक प्रकार से पुनर्वास की समस्या हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में सुनामी के कारण देखिए हर क्षेत्र में प्रभाव हमको देखने को मिलता है, काफ़ी घातक होता है सुनामी का प्रभाव, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सुनामी के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदम, मतलब सुनामी से बचने के लिए यहाँ पे हम जो कदम उठाते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 3 प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे सुनामी के बारे में जो कदम उठाए जाते हैं। तो त्वरित यानी कि तत्काल जो कदम उठाए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद सुनामी आने के पश्चात जो कदम उठाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। और सुनामी को जानने के लिए जो सुनामी चेतावनी प्रणाली है, ये चेतावनी है, ठीक है, आप इस प्रकार से इसको सुधार लीजिए। सुनामी चेतावनी प्रणाली जो होती है इसकी व्यवस्था यहाँ देखी जाती है, मतलब किस प्रकार सुनामी को हम एक प्रकार से समझ सकते हैं कि कैसे जो है सुनामी आ रही है तो उससे बचा जा सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्वरित उपाय। त्वरित उपाय मतलब तत्काल जो उपाय है जो हमको करना है सुनामी के कारण, सुनामी से बचाव के लिए, तो वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहला है आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना, मतलब सबसे पहले हमको इसी तरफ जो है कदम बढ़ाना पड़ेगा त्वरित उपाय के अंतर्गत।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें वायरलेस उपग्रह तथा जो अन्य तकनीक है और आपदा नियंत्रण कक्ष उसकी स्थापना करना यहाँ पे सबसे प्रमुख कार्य है। बचाव कार्यदल को जो है तैनात करना ताकि यहाँ बचाव कार्य शीघ्रता से हो सके। जो व्यक्ति मर चुके हैं, ठीक है, और जानवर है उनकी अंत्येष्टि करना ताकि जो उनके शरीर है, शरीर के सड़ने और गलने के कारण अन्य बीमारियों से रोक लगाई जा सके। मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ मृत्यु हो गई उनको एक प्रकार से अंत्येष्टि की जाए ताकि बीमारियों से रोकथाम मिल सके, ठीक है, बीमारियों को रोका जा सके। जीवन और असहाय जो व्यक्ति है उनको एक प्रकार से क्या करना, शिविरों तक पहुंचाना ताकि जो है उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, इलाज किया जा सके। वहाँ कानून व्यवस्था, जहाँ सुनामी आने वाली वहाँ पर कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। बचाव कार्यदल को जो है स्थानीय लोगों से सहायता लिया जाना चाहिए। बचाव कार्यदल को स्थानीय लोग ज़्यादा जानते हैं उस क्षेत्र के बारे में, तो उनसे थोड़ी सहायता लेना चाहिए। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो स्थापित जो शिविर है, जो सहायता के लिए शिविर स्थापित किए जाते हैं, तो उसमें मूलभूत जो सुविधाएं होती है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं मतलब जैसे खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, इसके अलावा हम बोल सकते हैं दवाइयाँ है, मतलब प्राथमिक जो इलाज है उन सभी की यहाँ व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा जो सैनिक होते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती है और अर्धसैनिक बल होते हैं, इन सभी में हमको समन्वय स्थापित करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो बचाव कार्य है वो आसानी से यहाँ पे किया जा सके मिलजुल कर। राहत कार्य के लिए जो आवंटित धन है उसका समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है राहत कार्य के लिए जो धन एकत्रित किया जाता है उसका मिसयूज हो जाता है, तो उसका समुचित प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देख सकते हैं सुनामी प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें पहले से जो सुनामी आई है उसके आंकड़े एकत्रित करना ताकि हमको पता चल सके कि किस किस प्रकार से ये क्षति पहुंचाती है। दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं, सुनामी जैसे आ जाती है तो उसके पश्चात हम देखते हैं क्या क्या हमको कदम उठाने चाहिए बचाव के लिए। तो हम देख सकते हैं, देखिए 1 या 2 वर्षों के भीतर हम जो है पूरा जो चरण है हम देखें तो ये 1 या 2 वर्षों के अंदर हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम जो कदम उठाते हैं वो सुनामी के पश्चात देखने को हमको मिलते हैं। तो हम देखते हैं भविष्य में सुनामी की संभावना को ध्यान में रखते हुए मजबूत जो भवन है, भवन निर्माण की जो तकनीक है उसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ताकि भवनों का जो है एक प्रकार से नुकसान ना हो सुनामी के कारण। क्षतिग्रस्त जो भवन है उनकी मजबूती से मरम्मत करनी चाहिए। इसके अलावा सुनामी संभावित क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। लोगों का बीमा करना चाहिए, मतलब सुनामी संबंधित आपदाओं की क्षति की आशंका के लिए लोगों का बीमा होना चाहिए ताकि बाद में भरपाई की जा सके। इसके अलावा अगर देखें तो जो सुनामी रोधी भवन है जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं घर है, भवन है, ऊंची इमारतें हैं, इन सभी को भारी क्षति होती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सुनामी रोधी भवन का निर्माण यहाँ पे तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। बचाव, राहत एवं पुनर्वास की नीति का जो है समुचित निर्धारण किया जाना चाहिए सुनामी से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो नीति है, मतलब सुनामी से संबंधित जो नीति है उसको एक प्रकार से आधुनिक बनाना, इसे जिला स्तर पर उपयुक्त रूप से क्रियान्वित करना मुख्य टास्क होना चाहिए सुनामी के पश्चात। मतलब आने वाले वर्षों में जो भी सुनामी आने वाली उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सुनामी के बारे में हमने उपाय तो देख लिए। अब सुनामी के बारे में जो जानने के लिए जो टेक्नोलॉजी या प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है सुनामी चेतावनी प्रणाली, या फिर हम चेतावनी भी बोल सकते हैं। तो इसको सुनामी चेतावनी प्रणाली बोला जाता है और इसको शॉर्ट में बोला जाता है डॉट। डॉट मतलब होता है, हम अभी देखते हैं, जैसे DOART। इसका मतलब होता है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। सुनामी की रिपोर्ट करने के लिए इसमें एक प्रकार से टेक्निक होती है और इसके 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक तो सुनामी मीटर होता है और एक होता है सिग्नलिंग एंड कंप्यूटिंग उपकरण होता है। अब 2 हिस्से जो होते हैं, मतलब जो टेक्निक है डॉट के माध्यम से क्या होता है, सुनामी का पता लगाने के बाद उचित स्थानों पर तत्काल सूचनाएं भेजी जाती है। तो ये 2 हिस्से ही काम करते हैं, एक तो सुनामी मीटर काम करता है, एक सिग्नलिंग एंड कंप्यूटिंग उपकरण काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं सुनामी मीटर क्या करता है। देखिए सुनामी मीटर का काम होता है समुद्र तल में जो भूकंप की तीव्रता है उसकी जानकारी निकालना, और सिग्नलिंग एंड कंप्यूटिंग का काम क्या होता है, इसके माध्यम से सुनामी के सभी संभावित क्षेत्र में खतरे की चेतावनी दी जाती है। और सुनामी वार्निंग सेंटर से ये दोनों यंत्र एक खास नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे ही समुद्र के अंदर कंपन होती है तो यहाँ मतलब जो कंपन होती है समुद्र के अंदर, और तरंगों की सूचनाएं क्या होती है, सुनामी वार्निंग सेंटर को भेजी जाती है दोनों के माध्यम से। और सुनामी वार्निंग सेंटर को जैसे ही प्राप्त होता है तो वो एक प्रकार से ये उपग्रह से जुड़ा होता है, इसलिए पूरी दुनिया को तत्काल जो भयानक महासागरीय हलचल होती है उसकी जानकारी मिल जाती है।
वर्तमान समय की अगर बात करें तो सुनामी के चेतावनी तंत्र घटना के 8 घंटे पहले इसकी सूचना देते हैं, परंतु वैज्ञानिक जो है इसे और मतलब जो है अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर यहाँ कॉस्मिक रे डिटेक्टर्स स्थापित करने की दिशा में जो है 14 देशों में ये मतलब सक्रिय है। और इससे क्या होगा, आपदा की जो जानकारी है वो 20 से लेकर 24 घंटे पहले ही चेतावनी की मतलब जो घटना है उसकी चेतावनी पहले ही दी जा सकती है। तो ये हमने देखें सुनामी चेतावनी प्रणाली के बारे में। डार्ट के बारे में देखें, 2 हिस्से सुनामी मीटर और सिग्नलिंग एंड कंप्यूटिंग उपकरण होता है। तो ये सारी चीज़ हमने देखें सुनामी के संदर्भ में उठाए जाने वाले जो कदम है बचाव के लिए यहाँ पे देखें, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली के बारे में। तो क्या इसके संबंध में हम देख सकते हैं भारत में क्या व्यवस्था है इसके संबंध में, तो वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सुनामी से बचने के लिए एक प्रकार से सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय जो है सुनामी चेतावनी प्रणाली है। मतलब जो सुनामी से बचा जाना चाहिए वो किसके द्वारा बचा जा सकता है, सुनामी चेतावनी प्रणाली के माध्यम से। अक्टूबर 2007 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हिंद महासागर मतलब ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे वाला क्षेत्र हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिकतम सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी गई, जो न्यूनतम समय में सटीक जानकारी देने में सक्षम है। इस प्रणाली से मिलने वाली जो जानकारी है भारत के पड़ोसी देश बोले तो जो पूर्वी साइड के हैं, और यहाँ पे हम देखें तो नीचे साइड अगर देखें और कुछ अरब सागर वाले, तो ठीक है। तो जो सभी पड़ोसी देश है भारत के उसको भी ये उपलब्ध कराएगी। यह प्रणाली भूकंप की तीव्रता, गहराई और केंद्र को बताएगी, मतलब जो एक प्रकार से गहराई और केंद्र को यहाँ पे बताएगी। हिंद महासागर में हर तरह के जो भूकंप है हलचल को इससे क्या होगा 20 मिनट पहले आकलन कर निकटवर्ती क्षेत्र में सूचना उपलब्ध कराना इसके कारण संभव हो पाएगा। तो हम देख सकते हैं, देखिए राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जिसे हम बोलते हैं INCOIS, इसको शॉर्ट में बोला जाता है इंग्लिश में अगर बात करें, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है। ये कहाँ लगाई गई है, ये लगाई गई है हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में लगाई गई है। सुनामी के संचरण की जानकारी हेतु जो है 30 ज्वार भाटा मापक यंत्र भी यहाँ पर लगाया गया है। ज्वार भाटा क्या होता है वो हमने पढ़े हैं, ठीक है। इसके अलावा सुनामी मॉडल की बात करते हैं। सुनामी मॉडल के द्वारा संवेदनशील क्षेत्र में वनीकरण, विशेष रूप में मैंग्रोव वनों के विकास पर बल दिया जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में। दीवार जैसी संरचनाओं के द्वारा भी सुनामी को रोका जा सकता है, उसके उपाय किए जा सकते हैं। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में हमको देखने को मिलेगा सरकार के द्वारा दीवार निर्माण तटीय क्षेत्रों में सुनामी एवं चक्रवात जैसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भूमि जो उपयोग है उसको नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके अलावा तट से 500 मीटर की दूरी तक संरचनाएं जो है गतिविधियां, जो भी भवन निर्माण संरचना बनाई जाती है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिससे प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक हो। तो ये सुनामी चेतावनी मतलब जो प्रणाली है भारत के अंतर्गत हम देख सकते हैं किस किस प्रकार से जो प्रयास वो किए जा सकते हैं। अब ये सुनामी के बारे में तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद हम देखेंगे, चलिए यहाँ हम सुनामी से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी के संबंध में। सुनामी के संबंध में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देश की प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ने जो है 1 जून 2016 को देश की पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जिसे हम बोलते हैं NDMP, इसका शुभारंभ किया था। इसके प्रबंधन के चरण में हम देख सकते हैं क्या क्या किया जाता है। रोकथाम की जाती है, जोखिम को कम करना, प्रत्युत्तर तथा रिकवरी योजना को इसके दायरे में सम्मिलित किया गया। इसका जो ध्येय था मतलब एक उद्देश्य था, समस्त सरकारी विभागों तथा जो एजेंसी है उसके मध्य एकीकरण स्थापित करना, साथ ही सभी जो संस्थान थे उसके विभागों के मध्य समन्वय करना भी इसका मुख्य काम था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का। इस योजना के अंतर्गत पंचायती, शहरी निकाय सहित जो सरकारी स्तर के जो है सभी लोगों की यहाँ भूमिका या उसका दायित्व यहाँ मतलब बताया गया, दायित्वों का उल्लेख स्पष्ट किया गया। योजना के क्षेत्रीय आधार पर भी ध्यान मतलब रखा गया है, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर भी योजनाओं में ध्यान रखा गया ताकि देश का कोई भी भाग इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर न रहे। इसकी जो डिज़ाइन है सभी प्रकार के आपदा प्रबंधन चरण में लागू किया जा सकता है और त्वरित चेतावनी, मानचित्र, सैटेलाइट का प्रयोग और सूचना के विस्तार पर अत्यधिक बल प्रदान किया गया है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें पूर्व सूचना का प्रसारण, चिकित्सा सेवा, ईंधन, यातायात, खोज, बचाव आदि प्रमुख गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है ताकि आपदा प्रबंधन में संलग्न जो एजेंसी है उसको सुविधा हो सके। तो ये है देश की प्रथम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। ये मतलब जो है शुभारंभ इसका किया गया 1 जून 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा।
इसके अलावा आप देख सकते हैं, आप सब आपातकालीन सेवाओं के लिए आप यहाँ पे अगर 100 डायल करोगे तो पुलिस व्यवस्था यहाँ पे लागू होती है, मतलब पुलिस को फ़ोन जाता है। 101 डायल करोगे तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन जाता है। 102 डायल करो तो एम्बुलेंस को जाता है। आपदा प्रबंधन के लिए आपको 1081 डायल करना पड़ता है। परंतु इन सभी को मर्ज करने की, इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है, जिसके बारे में हम देखने वाले हैं, यानी कि सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही नंबर, मतलब 112। तो यहाँ पे इस तरीके का विचार चल रहा है, ठीक है, ताकि अलग अलग नंबरों को आपको याद ना रखना पड़े। मतलब 112 जो नंबर है उसको लगाओगे, आपको जिस सुविधा को चाहिए वहाँ लगा के आप बोल सकते हैं। अलग अलग आपको फ़ोन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 112 नंबर डायल करने पर आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस भी आ सकती है, एम्बुलेंस भी आ सकती है, अग्निशमन यंत्र यानी कि हम बोल सकते हैं फायर ब्रिगेड, इनसे सीधा संपर्क किया जा सकता है। इस सेवा में हम बोल सकते हैं जीपीएस, देखिए जीपीएस का प्रयोग किया जाएगा। 112 जो आपातकालीन सेवा उसमें जीपीएस का प्रयोग किया जाएगा। और जीपीएस का प्रयोग करने के कारण मतलब क्या होगा, जो व्यक्ति है जहाँ जिसने फ़ोन लगाया है दुर्घटनाग्रस्त एरिया या फिर कुछ घटना हुई वहाँ से, तो उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सेवा को त्वरित प्रदान करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। और ये अंग्रेजी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आपको उपलब्ध देखने को मिलेगी। मतलब अगर अंग्रेजी वाला व्यक्ति है तो अंग्रेजी में भी हमको वहाँ पे जो है रिसीव करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, हिंदी में भी, और कुछ क्षेत्रीय भाषा उसमें भी ये देखने को मिलेगा। तो ये कुछ आपातकालीन सेवाओं के लिए नंबर की बात की जा रही है। तो अब नेक्स्ट जो आपदा है उसके बारे में हम देखने वाले हैं, ज्वालामुखी। हालांकि ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ पे हम आपदा की दृष्टि से ज्वालामुखी को पढ़ रहे हैं। आपदा की दृष्टि से ज्वालामुखी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं वॉल्केनिक एरप्शन बोलते हैं, ठीक है, वॉल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। तो आप देख सकते हैं ज्वालामुखी होती क्या है, भूगर्भ का एक छिद्र होता है जहाँ से बहुत सारा जो है लावा, ठीक है, वो अंदर मेग्मा होता है तल में, मतलब एक प्रकार से मेग्मा चैम्बर होता है। मेग्मा जो बाहर निकल कर लावा का रूप धारण कर, बहुत सारा जो चिपचिपा पदार्थ होता है, राख होती है, धूल होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, धुआं होते हैं, इन सभी चीज़ों का एक भूमिगत छिद्र से निकलना क्या कहलाता है, और आकर बिखर जाना, एक प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट यह कहलाता है। ये चीज़ तो आपने पढ़ चुके हैं पहले से, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक नॉलेज के लिए आपको इंट्रो बनना चाहिए। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, ज्वालामुखी भूमि पर उपस्थित एक छिद्र है जहाँ से लावा, राख, गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेग्मा व गैस के जो है उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे व लावा जो है ऊपर लावा के प्रकट होने, मतलब नीचे जो मेग्मा चेम्बर है वहाँ से मेग्मा निकलने से लेकर बाहर जो है लावा के जमने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको एक प्रकार से ज्वालामुखी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोट उद्गार देखे जाते हैं, और सिलिका की मात्रा कम होने पर उद्गार प्राय शांत रहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी जो विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इसके उद्गार से निर्मित होने वाली जो स्थलाकृतियाँ होती है वो भागों में हमको देखने को मिलती है, यानी कि जो ज्वालामुखी शंकु होते हैं, क्रेटर्स होते हैं, काल्डेरा होते हैं, अलग अलग प्रकार से हमको स्थल रूप देखने को मिलते हैं। और यहाँ देखिए आंतरिक रूप से भी हमको कुछ जो है लावा, मतलब जो आंतरिक रूप से भी हमको जो मेग्मा है वो निकलने के कारण आंतरिक स्थलाकृति भी देखने को मिलती है। तो ये हम देख चुके हैं हालांकि। तो देखिए बेथोलिथ जो होता है, जहाँ पे लावा होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मतलब एक प्रकार से सर्पल आकार में होता है, तो ये बेथोलिथ में होता है, ठीक है। और अगर ये ऊपर निकल कर थोड़ा इस प्रकार से टापू टाइप की स्थिति बन जाए, फेकोलिथ हो जाए, ठीक है, और इस प्रकार की स्थिति बन जाए देखिए ये तो लेकोलिथ कहलाता है। सिल जो होता है देखिए आड़ी पट्टी होती है और खड़ी पट्टी को डाइक बोला जाता है। लेपोलिथ देखिए इस प्रकार से, ये देखिए कर्व की आकृति बन जाती है, ये ऊपर आकर शंकु बन जाता है, पठार बन जाता है। तो अलग अलग प्रकार से जो आकृति वो हमने पहले देख चुके हैं जब ज्वालामुखी हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ देखिए सक्रियता के आधार पर जो है ज्वालामुखी को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है और मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी होती है? सक्रिय ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती है जिससे जो मतलब ऐसी ज्वालामुखी जिसमें गैस, लावा और विखंडित पदार्थ जो है सदैव निकलते रहते हैं। तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी देखने को मिलेगी आपको? इनकी संख्या देखने को मिलेगी 500 से भी अधिक देखने को मिलती है। इसमें मुख्य रूप से देखें लिपारी द्वीप का जो स्ट्रॉम वैली भूमध्य सागर, देखिए यहाँ पे सिसिली के उत्तर में लिपारी जो द्वीप है, स्ट्रॉम वैली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसे बोला जाता है। इटली के अंतर्गत एटना, इक्वाडोर के अंतर्गत कोटापेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। फिर अंटार्कटिका का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एल्ब्रूस एरेबस जिसे हम बोलते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप, ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास में सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त यानी कि डोरमेंट ज्वालामुखी, जहाँ कई वर्षों से एक प्रकार से सक्रिय नहीं है परंतु कभी भी विस्फोट होने की वहाँ आशंका बनी रहती है। इसके अंतर्गत हमको देखिए इटली के अंतर्गत विसुवियस जो ज्वालामुखी वो देखने को मिलता है सुषुप्त के अंतर्गत। जापान के अंतर्गत फ्यूजियामा जो कि सक्रिय ज्वालामुखी, और इंडोनेशिया का एक प्रकार से काकोताव जो ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप जो कि 2004 में सुनामी और भूकंप के बाद इसमें सक्रियता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी जो है एक प्रकार से किस प्रकार के होते हैं, सुषुप्त, यानी कि कई वर्षों से यहाँ उद्गार नहीं हुआ है परंतु होने की संभावना है। अब मृत ज्वालामुखी जो होते हैं दोनों कैटेगरी से अलग होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है, ना ही भविष्य में होने की संभावना है। तो हम इसमें बोल सकते हैं जैसे अफ्रीका के पूर्वी भाग में जो केनिया है, ठीक है, केनिया वो किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बोराजो, इसके बाद म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद, कोहो सुल्तान एवं दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत का एकांकागुआ, ये सभी जो होते हैं किस श्रेणी में आते हैं, मृत ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमने प्रकार देखे हैं किसके संबंध में, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार हमने यहाँ पर देखे हैं। अब ज्वालामुखी जो है विश्व में वितरण किस प्रकार इनका है उसके पहले हम देख लेते हैं। भारत में भी आपको दो ज्वालामुखी देखने को मिले थे, एक बैरन और नारकोंडम, एक और है भारतंग। तो देखिए यहाँ पे बैरन की बात करें तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पे है, अंडमान सागर स्थित एक प्रकार से दक्षिण एशिया का एकमात्र यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और नारकोंडम ये सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी अंडमान सागर में ही स्थित है। ठीक है, और भारतंग जो है शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी इसको बोला जाता है। तो ये भारत के अंतर्गत है, याद रखना आपको, भारत के अंतर्गत कुछ ज्वालामुखी है वो हमने यहाँ पे देखें। आप ज्वालामुखी का विश्व में वितरण देख लेते हैं किस प्रकार। तो आपको ज्वालामुखी विश्व में वितरण कैसे मिलेगा, देखिए तीन चीजें होती है। तीन चीजें कैसे, एक तो होता है परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। देखिए परिप्रशांत मतलब जब हम चले यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऊपर अलास्का से होते हुए फिर हम रूस से जापान, जापान से नीचे चले फिलीपींस से उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के किनारे न्यूजीलैंड, और यहाँ पूरा ये जो पूरा कंप्लीट वाला जो भाग है इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। मतलब यहाँ हमेशा जो है सक्रिय ज्वालामुखी का जो प्रभाव देखने को मिलता है, उद्गार देखने को मिलता है, लावा निकलता हुआ दिखता वहाँ पे, तो हमेशा यहाँ पे हमको खतरा देखने को मिलता है। तो ये वाला जो एरिया है वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहलाती है। अब मध्य महाद्वीपीय पेटी की अगर बात करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए ये वाला जो भूमध्य सागर वाला एरिया, यहाँ से जो भारत वाला क्षेत्र है, अरब सागर मतलब जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है और भारत वाला क्षेत्र है, ये कंप्लीट जो भाग है वो कहलाता है क्या, मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब मध्य अटलांटिक पेटी की अगर बात करें तो मध्य अटलांटिक पेटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये बीच में, यानी कि अफ्रीका और जो अमेरिका महाद्वीप है उसके बीच में आपको एस की आकृति वाला जो भाग है वो देखने को मिलता है मध्य अटलांटिक पेटी। और अंतरा प्लेटीय पेटी जो प्लेट ज्वालामुखी है उसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, तो ये एक प्रकार से प्लेट के अंदर ज्वालामुखी क्रिया होती है। ठीक है, जैसे हवाई द्वीप से लेकर कमचटका तक के जो ज्वालामुखी है, पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी के ज्वालामुखी है, दक्कन ट्रैप है, डेक्कन्सबर्ग पठार है, ये सभी कहलाते हैं अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक करके थोड़ी सी जानकारी यहाँ देख लेते हैं। हमने देख तो लिए लोकेशन कहाँ कहाँ है ये। तो सबसे पहले हम देखें तो प्लेट विवर्तनिक के आधार पर जो प्लेट के किनारे परिवेश में ज्वालामुखी के क्षेत्र का एक प्रकार से वितरण सर्वाधिक मान्य संकल्पना मानी जाती है, जिसमें जो है 80% जो ज्वालामुखी है वो विनाशी प्लेट किनारों के साथ होते हैं। विनाशी प्लेट किनारा का मतलब क्या होता है, जब प्लेट एक दूसरे के सामने आ रही है, संपीड़न की स्थिति बनती है, तो हम देख सकते हैं जब दोनों प्लेट आपस में टकराएगी तो यहाँ पे इस प्लेट का जो भाग है वो विनाश हो जाएगा, इस प्लेट का भाग भी विनाश हो जाएगा। तो इस कारण इसको विनाशी जो है प्लेट किनारा बोला जाता है। और अगर प्लेट एक दूसरे के दूर जा रही है तो उसको बोला जाता है रचनात्मक प्लेट किनारा। यानी कि देखिए यहाँ से अगर प्लेट इधर जा रही है और यहाँ से प्लेट इधर, तो बीच वाला जो भाग है यहाँ पे भ्रंश बन जाएगा, या फिर ऊपर जो है पर्वत का निर्माण हो जाता है, ब्लॉक पर्वत का। तो इस प्रकार इनको बोला जाता है रचनात्मक प्लेट। तो हम बोल सकते हैं 80% जो है विनाशी प्लेट किनारों के सहारे मिलती है ज्वालामुखी, और 15% हमको देखने को मिलती है रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे। इन्हीं के आधार पर विश्व में ज्वालामुखी वितरण को हम देख सकते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में बांटा गया है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में बांटा गया है, मध्य अटलांटिक पेटी और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो देखिए जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भागों में ये ज्वालामुखी की संख्या अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है। विनाशात्मक मतलब आप देख सकते हैं जैसे एक दूसरे के किनारे आ रही है, मतलब एक दूसरे के सामने से, जैसे ये वाला एरिया हम बोल सकते हैं। देखिए
इस प्रकार जो प्लेट है एक दूसरे के सामने आ रही है, तो इसको बोला जाता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। तो इसके सहारे हमको काफ़ी जो है इसके अंतर्गत ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं और इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और पूरे टोटल जो ज्वालामुखी है उसका यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 भाग है पृथ्वी में, तो वहाँ पे ज्वालामुखी के, तो वहाँ पे 2 भाग की अगर बात करें, 2 भाग इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, महासागरीय जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी इसी में। ठीक है, अब मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो इस मेखला के जो अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे होते हैं। मतलब इसमें भी जो है इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, विनाशी प्लेट किनारों के सहारे ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट एवं इंडियन प्लेट आपस में अभिसरण हो रहा है। ठीक है, इंडियन प्लेट है, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट ऊपर वाली को बोला जाता है, इंडियन प्लेट नीचे है, और जो एक और प्लेट है अफ्रीकन प्लेट ये वाली, इन सब में हमको अभिसरण देखने को मिलता है। अभिसरण देखने के कारण यहाँ पे जो है नवीन बलित पर्वतों के सहारे ये जो है पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है, और भूमध्य सागर के जो ज्वालामुखी है इसी पेटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, देखिए भूमध्य सागर के ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। स्टॉर्म वैली, वेसुवियस व एटना भूमध्य सागर के प्रमुख ज्वालामुखी माने जाते हैं, प्रसिद्ध है काफ़ी। स्टॉर्म वैली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं अटलांटिक पेटी आपको कहाँ देखने को मिली है, देखिए अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो है महासागर, उसको मध्य अटलांटिक पेटी बोला जाता है। यहाँ पे हमको जो है ज्वालामुखी मेखला, जो एक प्रकार से महासागरीय कटक ज्वालामुखी मेखला के नाम से जाना जाता है, और ये रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमको रचनात्मक प्लेट किनारा मिलेगा। कैसे? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही होती है तो इसको बोला जाता है रचनात्मक प्लेट किनारा। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी हमको इसी में देखने को मिलती है मध्य अटलांटिक पेटी में, जहाँ पर 2 प्लेटें अपसरण मतलब अभिसरण मतलब एक दूसरे के किनारे आ रही तो अभिसरण हुआ है, और अपसरण मतलब एक दूसरे के दूर जा रही, तो दरार का निर्माण यहाँ पर होता है। इसके कारण ऊपर बेसाल्ट मैग्मा निकलता है और इनके शीतलन से जो है नवीन क्रस्ट का निर्माण होता है। इस तरह की ज्वालामुखी क्रिया जो है मतलब सबसे अधिक हमको मध्य अटलांटिक कटक में ही देखने को मिलती है। इसके पास जो है नवीन लावा कटक से बढ़ी हुई दूरी के साथ लावा प्राचीन भी होता जाता है। आइसलैंड इस मेखला का सबसे सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। तो आइसलैंड कहाँ देखने को मिलेगा आपको? आइसलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एंटिलीज है, एर्जोस है, सेंट हेलेना है, ये प्रमुख ज्वालामुखी इसके अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतरा प्लेट जो ज्वालामुखी है, यानी कि इंट्राप्लेटिव वोल्केनिज्म में जो होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो महाद्वीपीय या फिर महासागरीय प्लेट के अंदर की बात हो रही है, तो उसके आंतरिक जो भाग में एक प्रकार से देखें तो ये ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती है, जिसका कारण जो होता है माइक्रोप्लेट गतिविधि एवं गर्भ स्थल की जो संकल्पना है उसको माना जाता है। इसमें हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप से लेकर कमचटका के ज्वालामुखी, पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी ज्वालामुखी, भारत के अंतर्गत दक्कन ट्रैप, ड्रैकन्सबर्ग पठार, ये सभी ज्वालामुखी जो है अंतरा प्लेट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र थे ज्वालामुखी का विश्व में वितरण, अलग अलग प्रकार से हमने देखे सभी क्षेत्र में, यानी कि परिप्रशांत में सबसे ज़्यादा देखने को मिले, फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी और अंतरा प्लेटी, ये दोनों तो क्या होते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारे के सहारे देखने को मिलते हैं, परंतु ये जो है रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे देखने को मिलते हैं। अब ज्वालामुखी जब उद्भेदन हो जाएगा, चलिए एक और मैप यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें हम तो देखिए यहाँ जो एरिया है ये वाला कहलाता है मध्य अटलांटिक पेटी, ये वाला कहलाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसके अंतर्गत भारत भी आता है। देखिए आप इधर वाला एरिया देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट। दूसरी चीज रिंग ऑफ फायर आप बोल सकते हैं, देखिए इधर वाला एरिया, मतलब ये देखिए रूस वाला, जापान वाला, फिलीपींस वाला, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला एरिया, और साथ में अलास्का वाला एरिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका वाला जो एरिया है वो परिप्रशांत क्षेत्र ज्वालामुखी कहलाता है। तो जहाँ ज्वालामुखी एक्टिव है, जैसे आप डॉट डॉट काले धब्बे देख रहे हो, वो ज़्यादा एक्टिव वाला क्षेत्र है, ठीक है। और प्रसुप्त वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, क्रॉस का चिन्ह बना है। प्रसुप्त मतलब जिनमें कई वर्षों से उद्भेदन नहीं हुआ है पर होने की संभावना है, ठीक है। तो ये क्रॉस वाला जहाँ ब्लैक डॉट दिख रहा है वो सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलते हैं रिंग ऑफ फायर में। ज्वालामुखी उद्भेदन के विनाशकारी प्रभाव देख लेते हैं। तो जैसे अगर बात करें तो देखिए ज्वालामुखी उद्गार के समय बड़ी मात्रा में जो लावा है वो बाहर निकलता है, मतलब गर्म लावा, ठोस सेलखंड निकलती है, विषैली गैस भी निकलती है, तो भूमि पर ये आ जाती है तथा वायुमंडल में फैल जाती है। और मानवकृत जो संरचनाएं जैसे कि भवन है, सड़क है, रेल मार्ग है, पुल है, औद्योगिक जो इकाइयाँ है,
जीव जंतु भी, उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण को भी एक भारी क्षति पहुंचाते हैं, जनधन की अपार हानि होती है। तो इसी के संबंध में हम देखते हैं जैसे मतलब जो पहला है, जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का लावा जब तेजी से आगे बढ़ता है तो मार्ग में आने वाली सभी वस्तुएं, जैसे कि मानवकृत जो रचनाएं होती है, मानवकृत रचनाएं मतलब भवन है, ठीक है, भवन के बाद सड़क, रेल मार्ग, पुल, औद्योगिक इकाइयाँ, ये सभी हम बोल सकते हैं मानवकृत रचनाएं। कुछ कृषि क्षेत्र होते हैं, चारागाह होते हैं, ठीक है, इन सभी का विनाश वो कर देती हैं। नदियों एवं झीलों में भी लावा भर जाता है। अब नदी और झीलों में भी लावा भर जाएगा तो यहाँ पे जो पानी है, पानी काफ़ी गर्म हो जाएगा या फिर सूख जाएगा। जंगल भी यहाँ पे काफ़ी जो है काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी भयानक देखने को मिलता है लावा के विस्तार के कारण। उसके बाद हम देख सकते हैं वायुमंडल का जो प्रदूषण है वो उसके संबंध में देखें तो जैसे ही ज्वालामुखी से जो लावा पदार्थ या अन्य पदार्थ निःसृत होते हैं, जैसे सैलखंड है, सैल पिंड, धूल, राख आदि जो है वायुमंडल में रहकर एक प्रकार से वायुमंडल को काफ़ी प्रदूषित करते हैं। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावधीन भूमि पर गिरते हैं और फसल है, मानव बस्तियाँ है, औद्योगिक इकाई है आदि को अत्यधिक हानि पहुँचाते हैं। कुछ अम्लीय गैस की अगर बात करें तो वायुमंडल में प्रवेश करके अम्लीय वर्षा का कारण भी ये बनते हैं। इसके बाद काफ़ी जनधन की हानि देखने को मिलती है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार के कारण भूकंप भी आते हैं और लोगों की मृत्यु का कारण भी बनते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार से समुद्र में सुनामी आती है तो ऊंची ऊंची लहरें उठती है और काफ़ी यहाँ पे हानि देखने को मिलती है जनधन की, और हजारों लोगों को वो बहाकर ले जा लेती है। तो ये ज्वालामुखी के कुछ प्रभाव थे, विनाशकारी प्रभाव उद्भेदन के कारण। इसके बाद हम बचने के कुछ उपाय देख लेते हैं। ज्वालामुखी तो 4 प्रकार से देखते हैं। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से पहले हमको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। उसके बाद ज्वालामुखी उद्गार से जो है खतरा, मतलब जब उद्गार से खतरा हो तब ये सावधानी बरती जाती है। ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है उसके दौरान ये सावधानियां बरती जाती है। फिर ज्वालामुखी उद्गार के बाद, मतलब नेक्स्ट टाइम की जो ज्वालामुखी उद्गार होगा उससे बचने के लिए ये पे मतलब फिर से सावधानियां बरती जाती है, ठीक है, उससे जानकारी इकट्ठा करने के पश्चात। फिर देखते हैं, देखिए सबसे शुरू में ज्वालामुखी उद्गार से पहले, तो देखिए ज्वालामुखी उद्गार से पहले हमको क्या करना है। जब संभावना है कि ज्वालामुखी उद्गार होने वाला है तो अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर बचाव स्थान को छोड़कर जाने की, मतलब एक प्रकार से बचाव स्थान को छोड़कर जाने का अभ्यास करें, ठीक है। जहाँ पे बचाव की आवश्यकता है वह उस स्थान को छोड़कर जाने का अभ्यास करें, पहले से प्रैक्टिस करते रहे। एक घरेलू आपातकालीन योजना बनाएं और अपने घर के लिए तथा साथ लेकर जो है जा सकने वाले जो आपातकालीन वस्तु है उनको व्यवस्थित करें, उनका रखरखाव करें। साथ में जो आपातकालीन योजना आपने बनाया उसमें पशुधन, जो पालतू पशु है, पशुधन है, उसको भी आप शामिल करें ताकि जो है उनका भी बचाव आप कर सकें। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ज्वालामुखी उद्गार से पहले हमको इस प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती है। अब जब ज्वालामुखी उद्गार का खतरा हो तब हमको क्या क्या करना चाहिए। तो जो स्थानीय रेडियो होते हैं, जहाँ स्थानीय समाचार, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो की बात करें, है ना, तो ऑल इंडिया रेडियो जो है पूरा ऑल इंडिया रेडियो होता है। उसी प्रकार कुछ स्थानीय रेडियो होते हैं, जैसे छिंदवाड़ा के रेडियो में छिंदवाड़ा की खबर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ स्थानीय रेडियो केंद्रों को सुने और आपातकालीन जो प्रबंधन कर्मचारी है आपके समुदाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जानकारी प्रसारित करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो जो आपातकालीन योजना आपने बनाए हैं उस पर कार्यवाही करें। यदि हम देखें तो ये सहयोगी नेटवर्क और जो नागरिक प्रतिरक्षा सलाह है उसके प्रति जागरूक रहे। मतलब देख सकते हैं यदि आप विकलांग हो और आपको सहायता की आवश्यकता हो तो इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पे सहयोग ले सकते हैं। जो मशीनें रहती है, मशीनों की सुरक्षा के लिए, जो मतलब एक प्रकार से मशीनों को ज्वालामुखी की राख से बचाने के लिए गैराज या शेड में रखे, टीन शेड या जिसमें भी आप रख सकते हैं। उनको बड़े जो एक प्रकार से अच्छे मतलब जो सामग्री से ढक दे। इसके बाद हम देख सकते हैं जो पशुधन है, पालतू पशु है, उसको भी ज्वालामुखी राख से बचाने के लिए बंद आश्रय स्थलों पर ले जाकर रखे। इसके बाद कुछ जो एक और चीज़ अगर देखें तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं जो हमारे घर में नित्य दिन उपयोग में आते हैं, उनको बचा कर रखें। उन्हें तब तक ना खोले जब तक कि वातावरण पूर्ण रूप से राख रहित न हो जाए ज्वालामुखी की। मित्रों और पड़ोसियों का भी अगर पता, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो उन मित्रों और पड़ोसियों का विषय में पता लगा है जिनको किसी विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। तो ये जब ज्वालामुखी का उद्गार होने का खतरा होता है तब हमको इस प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार जब हो जाता है उसके दौरान हमको क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो देखिए स्थानीय रेडियो मतलब सुनना तो हमारा जो है दायित्व बन जाएगा। यहाँ पे नागरिक प्रतिरक्षा सलाह के लिए स्थानीय रेडियो सुने और दिशा निर्देशों का पालन करें।
उद्गार के समय क्या होगा, अगर उद्गार हुआ है तो उद्गार के समय आप घर से बाहर जा रहे हो, तो घर से बाहर अगर हो, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो घर से बाहर रहने पर कार या किसी भवन का आश्रय लें। यदि ज्वालामुखी राख में फंस गए हो तो डस्ट मास्क पहने और मुंह व नाक को जो है रुमाल से ढक ले, ताकि उसकी जो नुकसानदायक जो गैस है उससे नुकसान ना हो। इसके बाद हम देख सकते हैं, अगर हम घर से बाहर है, मतलब घर से बाहर अगर गए हैं तो ठीक है, सावधानी बरत लो, परंतु अगर घर में है तो घर में ही ठहरे रहें, क्योंकि ज्वालामुखी की राख स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। विशेषकर सांस की परेशानियां, दमा, ब्रोंकाइटिस जो बीमारियां होती है वो हमको इसमें देखने को मिलती है। घर में अगर है तो खिड़की दरवाजे बंद करके रखें, मतलब ज्वालामुखी की जो राख है और जो अनावश्यक उसका पदार्थ होता है उससे बचाव के लिए जो है खिड़की दरवाजे को बंद रखें। जो फ़ोन लाइनें होती हैं या फिर जो हमारे फ़ोन कॉल्स होते हैं उसमें अनावश्यक रूप से ज़्यादा देर व्यस्त ना रहे, ताकि देखिए व्यस्त रहने में क्या होगा, कोई अगर इमरजेंसी कॉल आ रहा है तो उसमें जो है बिज़ी आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसमें क्या होगा, नुकसान आपका भी होगा, सामने वाले का भी हो सकता है। तो अनावश्यक जो है कॉल में व्यस्त ना रहे यहाँ पर। यदि आपको बाहर जाना है तो बाहर जाना तो आप जो है एक प्रकार से सुरक्षात्मक जो मास्क चश्मे हैं उसको पहने, मास्क लगाए अच्छे से, ठीक है। ये सारी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जैसे जो पाइप और नालियाँ होते हैं हमारे घर में, जैसे गटर के गंदे पानी की निकासी होती है, उन्हें जाम होने से रोकने के लिए कनेक्शन को बंद कर दे। यदि आप पानी की आपूर्ति के लिए वर्षा जल का संग्रहण प्रणाली इस्तेमाल करते हैं तो टैंक का कनेक्शन भी बंद कर दे, ताकि जो एक प्रकार से जहरीला पानी जो है आपके उसमें टैंक में ना आए। कुछ चिन्हित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जाना मना होता है, तो वहाँ पे ना जाएं, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो होते हैं क्या सावधानियां यहाँ पे या फिर बचने के उपाय क्या क्या अपनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो रेडियो सुने, ठीक है। रेडियो मतलब जो स्थानीय रेडियो है, नागरिक प्रतिरक्षा सलाह के लिए जो स्थानीय रेडियो सुने, उनके दिशा निर्देशों का पालन करें, घर में ही ठहरे, ठीक है, बाहर ना जाए, ठीक है, ज्वालामुखी राख से बचे रहे। इसके बाद जो घर मतलब एक प्रकार से जब बाहर जाना सुरक्षित हो तो एक प्रकार से छत की राख है वो साफ करे, क्योंकि अधिक राख जमा होने के कारण क्या है, छत ढह सकती है। उसके बाद वाहन न चलाए, ऐसी स्थिति में जो है राख गिरने के कारण वाहन नहीं चलाना चाहिए, राख उड़ सकती है जो इंजन को जाम कर सकती है, क्षतिग्रस्त जो अवस्था में पहुंचा सकती है। पशुधन की सुरक्षा करनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो उनको बचा कर रखें, ठीक है। उनके पेट में राख से रोकने के लिए पंजे, खुर और जो त्वचा है उसको राख को साफ करें, पीने के लिए साफ पानी दें उनको। अगर आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, और आप जो है राख साफ कर रहे हो तो आपको मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग करना चाहिए, या कपड़े का प्रयोग आप कर सकते हैं जिससे उससे बचाव हो सके। इसके बाद आप देख सकते हैं जो उपयोगी सेवाएं होती है, जैसे जो फ़ोन लाइन होती है वो टूट जाती है तो उनको जाँच ले और उपयुक्त अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट आप भेज सकते हैं। आपकी संपत्ति अगर नष्ट हो गई है तो बीमा के उद्देश्यों का विवरण यहाँ पे लिखें और फोटो खींच ले उसकी, ताकि जो बीमा का एक प्रकार से अनुदान आपको मिल सके। तो इस प्रकार की सावधानी हमको बरतनी पड़ती है, बचाव के उपाय। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखा, मतलब जो ज्वालामुखी है उससे संबंध में। इसके बाद जो नेक्स्ट आपदा हमको देखने को मिलती है वो मिलती है भूस्खलन। भूस्खलन होता क्या है? भूस्खलन का मतलब होता है लैंड स्लाइड जिसे बोलते हैं। लैंड स्लाइड मतलब हम बोल सकते हैं जो भूस्खलन होता है, जैसे आप देख सकते, देखिए ये विभिन्न प्रकार की जो आंतरिक घटनाएं होती है, जैसे मान लीजिए भूकंप आया, तो भूकंप आया, अन्य जो आंतरिक प्लेट है उसमें गतिविधियां हुई, तो उसके कारण जो भूमि का एक बहुत बड़ा भाग है नीचे धंस जाता है। नीचे धंस जाता है मतलब क्या हो गया, वो भूस्खलन हो गया। अब हिमालय वाले क्षेत्र जहाँ पर एक प्रकार से बर्फ जमी होती है तो वहाँ पे भी हमको इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, उसको बोला जाता है हिमस्खलन, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो भूस्खलन क्या होता है, एक प्रकार की भू वैज्ञानिक घटना होती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत भारी वर्षा, बाढ़, भूकंप के कारण जो आधारहीन हुई चट्टान है, मतलब नीचे से आधारहीन चट्टान है, वो एक प्रकार से नीचे की ओर चले जाती है, ठीक है। तो मिट्टी एवं जो वनस्पति पहाड़ी ढलान से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में अपने स्थान से खिसक जाती है, नीचे की ओर खिसक जाती है। इस तरह की घटना प्राय पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप में घटित होती ही दिखती है, ठीक है। भूस्खलन के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक कारक होते हैं और कुछ मानवीय कारक होते हैं। अब प्राकृतिक कारकों की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भारी वर्षा अगर हो रही है तो वो प्राकृतिक कारक में आ जाएगा। पर्वतों का तीव्र ढलान, चट्टानों की कच्ची परतें, इसके बाद पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पहाड़ी नदियाँ द्वारा होने वाला अपर्दन, भूकंपीय गतिविधियाँ, ये सभी प्राकृतिक कारक में आ जाते हैं भूस्खलन के लिए। कुछ मानवीय कारक अगर देखें तो जैसे पहाड़ों की खुदाई की जाती है, खनन क्रियाएं हम देख सकते हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई, कच्ची चट्टानों के ऊपर भारी निर्माण,
ये सभी कारक किस में शामिल है? मानवीय कारक, जो कि भूस्खलन में सहायक होते हैं। ये भूस्खलन की जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी तीव्र कर देते हैं। अब यहाँ अगर देखें तो हमको भारत के अंतर्गत कुछ भूस्खलन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो भूस्खलन क्षेत्र हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए पहले मैप में आप जाकर देखिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन का जो क्षेत्र है आपको उत्तर, देखिए उत्तर में आपको पहाड़ी क्षेत्र जो हिमालय वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हरियाणा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में आपको सबसे अधिक भूस्खलन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको उत्तर पूर्वी भागों में भी देखने को मिलता है भूस्खलन, ठीक है। जो अन्य जो 7 राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर राज्य, उनमें भी आपको भूस्खलन देखने को मिलता है। फिर मध्यम क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्यम क्षेत्र आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट केरल है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है। कुछ क्षेत्र आप देख सकते हैं, गुजरात का भी है। तो इस क्षेत्र में आपको मध्यम से लेकर उच्च तक के भूस्खलन देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूर्वी तट की अगर बात करूँ तो पूर्वी तट में आपको निम्न भूस्खलन देखने को मिलते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जहां मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वहां पे आपको एक प्रकार से निम्नतम, मतलब निम्न से भी नीचे आपको भूस्खलन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे भूस्खलन काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है, यानी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र इनको बोला जाता है। तो इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अत्यधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र जो कि हमने देखे, ऊपर वाला जो हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं अधिक सुभेद्यता वाला क्षेत्र, तो अधिक सुभेद्यता वाला क्षेत्र ये वाला आप देख सकते हैं। बर्नेबिलिटी जो होती है, बर्नेबिलिटी मतलब सुभेद्यता बोलते हैं उसको, मध्यम और कम सुभेद्यता वाला, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पूरा कंप्लीट, और अन्य क्षेत्र हम देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से अगर देखें तो अत्यधिक सुभेद्यता वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। हिमालय वाला क्षेत्र ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे युवा पर्वत, नवीन बलित पर्वत देखने को मिलता है। साथ में जो एक हमारी यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट में भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। अधिक वर्षा, तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राज्यों के अत्यधिक एक प्रकार से देखें मानवीय क्रियाकलाप, जिसमें सड़क, बांध निर्माण, ये सभी क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसके कारण क्षति होती है। अधिक सुभेद्यता वाले क्षेत्र में देखें तो इन क्षेत्रों की जो भौगोलिक परिस्थितियां है अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों की परिस्थितियों से मिलती जुलती होती है, परंतु जो भूस्खलन है, भूस्खलन की गहनता एवं आवृत्ति इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम होती है। तो हिमालय क्षेत्र के सभी अन्य जो राज्य है वो इस क्षेत्र में, मतलब इस कैटेगरी में आते हैं, असम को छोड़कर। मध्यम और कम सुभेद्यता वाले जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं लद्दाख के अंतर्गत कुछ क्षेत्र हम देख सकते हैं। उसके बाद अरावली का जो पर्वत है, अरावली पर्वत राजस्थान से लेकर दिल्ली तक देखने को मिलता है। इसमें हम देखें तो पश्चिम व पूर्वी क्षेत्र में वृष्टि छाया, दक्कन का पठार, झारखंड और उड़ीसा के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, इन सभी में ये देखने को मिलता है। कुछ अन्य क्षेत्र हम देख सकते हैं, अन्य क्षेत्रों में हमको जैसे देखें राजस्थान देखने को मिलता है, हरियाणा देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल, बिहार जो है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग को छोड़कर असम में कुछ एक जगह जो है उसको छोड़कर ये क्षेत्र देखने को मिलते हैं। दक्षिण प्रांत जो है उसके तटीय क्षेत्र में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी कम घटनाएं यहाँ पे देखी जाती है। तो भारत के अंतर्गत आप इस लोकेशन मैप को ध्यान में रखिए और उसके बाद आप ये जो है इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब भूस्खलन के जो प्रभाव है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि भूस्खलन ज़्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं होता है परंतु काफ़ी घातक होता है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं अपेक्षाकृत छोटा और स्थानीय होता है, परंतु काफ़ी जो है इसकी तीव्रता और बारंबारता के कारण काफ़ी विध्वंसकारी होते हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में हमको जून 2013 में भारी वर्षा, बादल फटने, ग्लेशियर एवं अन्य हिम क्षेत्रों के पिघलने से बर्फ से भारी मात्रा में जल निकासी के कारण यहाँ पे भूस्खलन की बड़ी घटना घटित हुई थी। इससे क्या हुआ, जो है इसके परिणाम हुए थे, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा हजारों लोग यहाँ फंस गए और जनधन की अपार हानि हुई। भूस्खलन की वजह से पर्वतीय ढलान निर्मित हुई, भवन एवं अन्य जो निर्माण कार्य है उसमें हम देख सकते हैं पूरी तरह वो ध्वस्त हो गए, जिससे क्षेत्र में जो क्षेत्र है विशेष में विकास कार्य काफ़ी बाधित हो गए, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं भूस्खलन के कुछ प्रभाव थे जो कि हम उदाहरण के रूप में देखें उत्तराखंड में जून 2013 में काफ़ी बड़ी मात्रा में भूस्खलन देखने को मिला था। अब इसके निवारण या इसके बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय हम अपना सकते हैं। जैसे कि सबसे मुख्य बात तो होती है कि अवैज्ञानिक जो विकास कार्य है उस पर रोक लगाई जाए। मतलब जो भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है जहाँ पे भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती है उन क्षेत्रों में सड़क तथा जो बांध होते हैं
बड़े वाले जो बांध होते हैं इनके निर्माण क्रम में अपेक्षित सतर्कता बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के कार्य यहाँ पे ना हो, अवैज्ञानिक विकास कार्य। जो भूस्खलन क्षेत्र है उसमें हम देखें तो कृषि कार्य का जो है, कृषि का कार्य नदी घाटी तथा कम ढाल वाला जो क्षेत्र है वो सीमित होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके जल के बहाव को रोकने के लिए बांध बनाकर भूस्खलन को कम किया जा सकता है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में भवनों का जो निर्माण है, भवनों को समतल भूमि पर बनाना चाहिए, ना कि ढाल वाली भूमि पर, ठीक है। कटाव और भराव वाला जो क्षेत्र है उसमें भवन निर्माण नहीं करना चाहिए ताकि भूस्खलन से बचा जा सके। इसके बाद जिन क्षेत्रों में पहले से ही भूस्खलन हो वहाँ पे आवास नहीं बनाना चाहिए, यानी रहवासी क्षेत्र उसको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भूस्खलन से काफ़ी मात्रा में जो है नुकसान हमको झेलना पड़ सकता है। आवास एक प्रकार से देखें तो आवास का निर्माण जो है नदी से उसकी अपेक्षित दूरी रहनी चाहिए। अपेक्षित दूरी रहेगी तो क्या होगा, इस तरह के खतरा जो है, इस तरह के खतरा का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में सामान्यतः जो ढलान वाला जो भूमि होती है, ढलान वाली जो भूमि होती है एवं समतल भूमि कम से कम यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में ढलानों को सुदृढ़ करना जरूरी है, जैसे मृदा अपरदन को रोकने के लिए पौधे लगाएं, घास, वृक्ष एवं झाड़ियाँ आदि यहाँ पर लगाएं ताकि इस प्रकार की घटना से बचा जा सके। साथ में पानी के जो निकास है उसका उचित प्रबंधन करें ताकि पानी का रिसाव पहाड़ी को सुभेद्य न बना दे। ऐसी स्थिति में पहाड़ी में भूस्खलन की आशंका बढ़ सकती है। साथ में देख सकते हैं पहाड़ी के निचले हिस्से में मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भूस्खलन के दौरान भवन पहाड़ी के मलबे से दब सकता है। तो ये हमने देखे भूस्खलन से संबंधित कुछ चीज़ें। इसके बाद एक और चीज़ देखने को मिली इसी के अंतर्गत, हिमस्खलन। हिमस्खलन मतलब हम देख सकते हैं जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ होती है वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है, बर्फीले वाले क्षेत्र में हिमस्खलन देखने को मिलता है। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं हिमस्खलन के बारे में। फिर हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसके बारे में हम नेक्स्ट मतलब लेक्चर में देखेंगे, चक्रवात के बारे में। तो देखिए जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, मतलब ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हम देख सकते हैं तीव्र ढाल के कारण बर्फ अथवा हिम का जो है तीव्र गति से गिरना क्या कहलाता है, हिमस्खलन कहलाता है। हिमस्खलन की अगर बात करें तो कोई विरल घटना नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार से उन पर्वतीय श्रृंखलाओं के लिए एक प्रकार से सामान्य घटना मानी जाती है, ठीक है। जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर हिम एक प्रकार से जमी हुई है। सामान्यतः जो हिमस्खलन होता है सर्दियों तथा बसंत ऋतु में देखने को मिलता है, परंतु हिमनद के गतिशील होने के कारण यह जो है वर्ष में कभी भी हो सकता है। तो हिमस्खलन एक प्रकार का क्या है, तीव्र ढाल जो होती है, तीव्र ढाल के कारण बर्फ और हिम की जो तीव्र गति से एक प्रकार से वहाँ नीचे गिरा मतलब एक प्रकार से बर्फ और जो हिम है वो तीव्र गति से गिर जाता है, तो उसको हिमस्खलन कहा जाता है और एक प्रकार की सामान्य घटना है, ठीक है। पर्वतीय भागों की मैं बात करूं तो पर्वतीय भागों में हिमस्खलन एक प्रकार का जो है प्राकृतिक प्रकोप बनकर उभरा है। प्रकोप मैंने बताया था, प्रकोप मतलब जहां रहवासी क्षेत्र नहीं होता है, इंसान को खतरा नहीं होता है, जहां इंसान नहीं है, ठीक है, आवास नहीं है वहां पे, अगर वहां प्राकृतिक घटना हुई है तो उसको प्राकृतिक प्रकोप की संज्ञा दी जाती है। परंतु अगर यही क्षेत्र किसका हो जाता है, रहवासी क्षेत्र के अंतर्गत ये वाली घटना होती तो प्राकृतिक आपदा कहलाती। बर्फ के विशाल समूह के तीव्र गति से फिसलने से पहाड़ी ढलान से क्या होता है, नीचे मानवीय जो अधिवास क्षेत्र है प्रभावित होते हैं और दब भी जाते हैं कुछ, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में जनधन का भारी नुकसान होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो 2005 में हमको ये देखने को मिलता है, कहाँ पे, कश्मीर में हुए हिमस्खलन से क्या हुआ, 278 लोगों की मृत्यु हो गई। 278 लोगों की मृत्यु हो गई यहाँ पे हिमस्खलन से। सड़क पर अत्यधिक मात्रा में बर्फ के जमाव के कारण सड़क यातायात मुख्य रूप से प्रभावित हुआ, जिससे हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों से संपर्क टूट जाता, ठीक है। और राहत कार्य भी कठिनाई, मतलब राहत कार्य के लिए भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब बात करें हिमस्खलन की, तो हिमस्खलन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से, एक तो रेड जोन है, एक ब्लू जोन है और एक है येलो जोन। तो पहले देखते हैं रेड जोन। तो रेड जोन क्या होता है, सबसे अधिक खतरा वाला जो भाग रहता है, तो हम बोल सकते हैं उसको रेड जोन कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसकी आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है और इसका जो संघात दाब है, जो दाब है उसका कितना होता है, 3 टन वर्ग मीटर होता है, ठीक है। 3 टन वर्ग मीटर इसका जो है संघात दाब होता है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और ब्लू जोन की अगर बात करें, ब्लू जोन जो होता है इसका संघात दाब जो होता है वो होता है 1 टन, ठीक है। जहां मतलब एक प्रकार से कम घटना होती है, कम खतरा होता है। यह आपात स्थिति से निपटने हेतु सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं। साथ ही गंभीर आपदा की चेतावनी होने पर जो है
क्षेत्र को खाली भी कराया जा सकता है। और येलो जोन सबसे निचला लेवल, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ हिमस्खलन की जो घटना है विरल होती है, मतलब बहुत कम हो देखने को मिलती है, बहुत कम यहाँ पे जो घटनाएं वो देखने को मिलती है, इन्हें बोला जाता है येलो जोन। तो ये तीन जो है एक प्रकार से देखें तो 3 जोन के अंतर्गत इसको बांटा गया है, रेड जोन, ब्लू जोन और येलो जोन। इसके बाद भारत में हिमस्खलन क्षेत्र की बात करें तो भारत में हिमस्खलन क्षेत्र आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर जहां बर्फीला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश यहाँ भी बर्फीला क्षेत्र है, उत्तराखंड ये बर्फीला क्षेत्र। तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि हिमालय का जो ऊपरी क्षेत्र है अत्यधिक हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र माना जाता है। इसमें पश्चिमी हिमालय का बर्फीला भाग, विशेषकर जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हमको देखने को मिलता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हमको जो कश्मीर के ऊंचे क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं, कारगिल वाला क्षेत्र देखने को मिलता है और लद्दाख वाला क्षेत्र देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे जो चंबा घाटी है, कुल्लू मनाली जो है उसके अंतर्गत और किन्नौर, इसमें हमको देखने को मिलता है हिमस्खलन की घटना। उत्तराखंड में हम देख सकते हैं टिहरी, गढ़वाल, ठीक है, और चामोली जिला, ये देखने को मिलता है हिमस्खलन क्षेत्र। तो ये भारत के अंतर्गत कुछ हिमस्खलन क्षेत्र थे। कुछ उपाय किए जाते हैं हिमस्खलन से बचने के लिए, तो उनको बोला जाता है सुरक्षात्मक उपाय। तो क्या क्या किया जाना चाहिए? सबसे मुख्य बात होती है हिमस्खलन प्रवण क्षेत्रों में वनीकरण किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण, वन को बढ़ाना चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए ताकि हिमस्खलन की घटना को रोका जा सके। ये पकड़ बना लेते हैं नीचे जमीन में, ठीक है। उसके बाद जो है हिमस्खलन को पहचानने के उपाय वहाँ विकसित किए जाने चाहिए ताकि इससे बचाव कार्य किया जा सके। उसके बाद हिमस्खलन जो चट्टान है समूह पर कृत्रिम तरीके से जो सुरक्षात्मक एवं बचाव संरचना का वहाँ निर्माण किया जाना चाहिए ताकि इसके खतरे को कम किया जा सके। इसके अलावा सटीक भविष्यवाणी होना चाहिए, स्थायी विश्लेषण के द्वारा हिमस्खलन होने की सटीक भविष्यवाणी रहेगी तो इसके फैलाव को रोकने में काफ़ी सहायता मिलेगी। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, क्षेत्र के जो निवासी है उसको मतलब एक प्रकार से जागरूक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपदा आने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार की यहाँ पर सुरक्षात्मक उपाय हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देखे हैं, वह मतलब जो एक प्रकार से सुनामी देखे हमने, ज्वालामुखी देखे और भूस्खलन और हिमस्खलन के बारे में देखा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में। उसके पहले हम देख लेते हैं जो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो देखिए सबसे पहले हमने जाना सुनामी के बारे में। सुनामी एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है और ये जापान के अंतर्गत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए जापान के द्वारा ही जो शब्द है उससे बनी है। बंदरगाह की लहरें इनको बोला जाता है। सुनामी किस प्रकार, ये देखिए हिंद महासागर में जो आई थी किस प्रकार उसने क्षति पहुंचाई वो हमने देखें। 3 चीज़ें देखें, जैसे इंडोनेशिया में आई थी, जापान के उत्तर पूर्वी तट, उसी के पश्चात परिणाम स्वरूप फुकुशिमा में हमको देखने को मिली। फिर हम देख सकते हैं उसके सुनामी के प्रभाव, सुनामी के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदम, मतलब बचाव कार्य हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली देखें हमने, कुछ हमने देखे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो कि देश की पहली बोल सकते हैं 1 जून 2016 को लॉन्च की गई थी। इसके बाद आपातकालीन सेवाओं को जो है एक ही नंबर में इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है, 112 जिसको हम बोलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट हमने देखे, वॉल्केनिक एरप्शन जिसे हम बोलते हैं। ज्वालामुखी से संबंधित कुछ स्थलाकृतियाँ देखें। सक्रियता के आधार पर 3 ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी देखें। इसके बाद भारत के अंतर्गत 3 ज्वालामुखी हमने देखे, बैरन, नारकोंडम और भारतांग। इसके बाद है ज्वालामुखी का विश्व में वितरण देखें, 4 भागों में देखने को मिलता है। साथ में हमने कुछ जो है मैप का भी यहाँ पे जो है स्टडी किया। उसके बाद ज्वालामुखी उद्भेदन के विनाशकारी प्रभाव हमने देखे, ज्वालामुखी आपदा से बचने के उपाय देखें यहाँ पे। उसके बाद भूस्खलन तथा हिमस्खलन से संबंधित सारी चीज़ें जाने, जैसे जो उनसे संबंधित घटना है यानी कि उससे संबंधित प्रवण क्षेत्र देखें, उसके प्रभाव देखें, उसके निवारण से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी। उसके बाद हिमस्खलन के बारे में जाना और हिमस्खलन से संबंधित 3 जोन देखे, रेड जोन, येलो जोन, ब्लू जोन, येलो जोन। उसके बाद हिमस्खलन के क्षेत्र देखें तो हम देख सकते हैं हिमस्खलन के क्षेत्र हमको कहाँ कहाँ देखने मिले, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। और सुरक्षा के कुछ उपाय देखे। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है, 3 चीज़ें। अब जो नेक्स्ट हमारा चलेगा वो चलेगा चक्रवात। अब चक्रवात के बाद हम और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चक्रवात के पश्चात जो जैसे सूखा होता है, मरुस्थलीकरण होता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है आपदा से रिलेटेड जो घटना है वो एंड हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक जो आपदाएं, वो तो हो गई, मानवीकृत आपदाएं देखेंगे। मानवीकृत आपदाओं के अंतर्गत कुछ आपदाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन हम देखेंगे टोटल मिलाकर और भारत के संदर्भ में भी उसको देखेंगे। तो इस प्रकार हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करते रहे लेक्चर को और शेयर भी करते रहे, ठीक है। और अगर कुछ कमी नज़र आती है आपको, कुछ सुझाव है आपके, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं,
ठीक है, उसका जो है ज़रूर पालन किया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में सुधार किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।